नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ना ही इस चीज से फर्क पड़ने वाला है आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। हो सकता है आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या ये भी हो सकता है आप लोग अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हो। अगर आपके सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज के वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग को। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन के अंदर आ गए हैं और स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो रेगुलर एसएल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 के अंदर ये वाला सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब होता क्या है, इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और ऑफर किए जाते हैं, जहां पर आपको बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को पढ़ना होता है। इसके अलावा आपका एक बिजनेस लॉ करके सब्जेक्ट होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर किया जाता है। आपको समझना क्या है, बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जो कंप्लीटली नया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आपका एक्सटेंडेड फॉर्म है आपके बिजनेस स्टडीज का। अगर आप लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने अपनी क्लास 11th और 12th के दरमियान काफी हद तक डिस्कस कर लिया है। और क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर एक ट्रांजिशन फेज रहता है, आप लोग स्कूलिंग से हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं, तो यहां पर आपके इस सब्जेक्ट के अंदर पहले कुछ चैप्टर को इस तरीके से ब्लेंड किया गया है ताकि आपको ये महसूस ना हो कि बेसिकली कुछ डिफरेंट चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। लेकिन आप लोग ये कह सकते हो सर, अभी तक जो आपने अकाउंटिंग पढ़ा और अकाउंटिंग का जो भी फाइनेंशियल पार्ट अभी तक स्टडी किया है ना, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या रहेगा सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। तो हम लोग 1 बाय 1 करके काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आज की वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। अब क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, पहला शब्द आपका फिनांस हो गया, दूसरा शब्द आपका अकाउंटिंग रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अकाउंटिंग के मीनिंग को समझेंगे, इसके बाद आप लोग अकाउंटेंसी के मीनिंग को समझेंगे, और अकाउंटेंसी के बाद आप लोगों को समझना है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात अकाउंटिंग की करते हैं तो ये वही आपका अकाउंटिंग रहेगा जो आप लोगों ने अपनी क्लास में आते ही इसका डेफिनेशन डिकोड किया था। अगर आप सभी को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था सर, अकाउंटिंग अपने आप में एक 7 स्टेप प्रोसेस होता है, जहां पर हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मेजर करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और लास्ट में जाके आप लोग क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। ये 7 स्टेप मिल करके ये जो आपका कंप्लीट प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। ऐसी डेफिनेशन आप सभी ने अपनी क्लास 11th में भी पढ़ी होगी। तो आप लोग क्या कहेंगे, अकाउंटिंग के अंदर 7 स्टेप रहेंगी। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आप लोग बेसिकली मेजर करेंगे, उसके बाद बेसिकली आप लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आप लोग बेसिकली क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करके इंटरप्रेट करेंगे, और लास्ट में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये जो आपका 7 स्टेप का फॉर्मूला है सर, ये क्या कहलाता है, 7 स्टेप का जो प्रोसेस है यही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। अब इसके आगे क्योंकि आपने फिनांस शब्द जोड़ दिया है, तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे सर, जब भी आप लोग बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इसके यूजर्स के साथ, तो ये क्या कहलाएगा सर, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाएगा। तो ये कोई बहुत बुनियादी डेफिनेशन है जिसको हम लोगों ने अपनी पिछली 2 क्लासेस के अंदर भी पढ़ा था, और थोड़ा सा हम लोगों को ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ना होगा। अब इसी के सिमिलर एक शब्द होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको आप लोग पढ़ के आए हो, दैट इज द अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी होगी सर, अकाउंटिंग का जो
सिस्टमेटिक स्टडी है ना, वो क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। माने आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो सर आपका जो सिस्टमेटिक स्टडी अगर आप लोग करते हो, किसकी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड द, आप इसको क्या कहोगे सर, आप लोग बेसिकली इसको आप लोग क्या कह दोगे, अकाउंटेंसी। समझ में आया? तो ये आपको दो डेफिनेशन याद रखनी है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, और अकाउंटिंग के लिए आपको ये समझना है, ये याद रखना है कि सर हमारे पास 7 स्टेप रहेंगी, आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, उसके बाद रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या कर देना है, कम्युनिकेट कर देना है अपने यूजर्स के साथ। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्लियर हो गया, अकाउंटेंसी क्लियर हो गया, इसी की सिमिलर एक शब्द होता है बुक कीपिंग, जिसको हम लोग आने वाले वक्त में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी पढ़ लेना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का टाइटल क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, तो मैंने बताया यहां पे जो आप लोग बेसिकली ये सातों स्टेप जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को आप लोग क्या कहते हो सर, आप लोग बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हो। तो यहां पे किस इंफॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, ये अपने आप में बेसिकली क्या है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, जो डील करती है किसके साथ, आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करके इंटरप्रेट करना है एंड कम्युनिकेट करना है द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ में आया? आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है आपके यूजर्स के साथ। तो ये क्या कहलाएगा सर, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे आपको पढ़ लेना है, अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है और आपका अकाउंटेंसी क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सर आपने बताया इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे एक सवाल आता है कि क्या सर अकाउंटिंग की केवल एक ही ब्रांच है जिसको आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं, आप लोग अपने ग्रेजुएशन के दरमियान फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में 3 अलग अलग ब्रांचेज पढ़ने वाले हैं। और मोटे तौर पे फाउंडेशन लेवल पे आप लोग ये कह सकते हो कि प्राइमरी लेवल पे हम लोग अकाउंटिंग को बेसिकली 3 अलग अलग ब्रांच के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे, सबसे पहला क्या हो गया सर, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। सेकंड ईयर में आप लोग एक और अकाउंटिंग को पढ़ेंगे जिसको आप लोग यहां पर बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया है सर, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया है जो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स आपका एक और रहेगा जिसको आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहेंगे। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर, ग्रेजुएशन के दरमियान आपको अकाउंटिंग की अलग अलग 3 ब्रांच पढ़नी है। जैसे पहले सेमेस्टर में आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, अब अगर आप लोग सेकंड ईयर की बात करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग पर पहुंच जाएंगे, और थर्ड ईयर की अगर आप लोग बात करते हो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है। अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप लोग थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद द, ध्यान दीजिएगा क्या है आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है एंड रिपोर्ट करना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल दीजिए या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल दीजिए किसी भी बिजनेस की, टू डिटरमाइन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा क्या करना, आपको डिटरमाइन करना है प्रॉफिट एंड लॉस को, और दूसरा क्या करना है, फाइनेंशियल पोजीशन को अगर आप लोग जानना चाहते हो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, बेसिकली अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, अब कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा सर हम बेसिकली अकाउंटिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर बुनियादी तौर पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद क्लासिफाई करके, समराइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, और लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा सर, आपका अकाउंटिंग कहलाएगा। अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर देते
करते हो, किसके साथ सर? आपके फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, किसकी बात कर रहा हूं सर? मैंने कहा आपकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब काफी किताबों में फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की जगह आपको फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? क्या देखने को मिलेंगे सर? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा, या ये आपका बेसिकली ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? अभी अभी हमने क्लियर किया सर, इसको आप लोग बेसिकली फिनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। अब आपको समझना क्या है, अब काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपने फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात की है, ठीक है? अब आपको ध्यान ये देना है, यहां पे आपका एक ट्रांजैक्शन शब्द आएगा, और ट्रांजैक्शन के अंदर भी ना हम लोग बुनियादी तौर पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली किसकी बात करेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप लोग क्या करोगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के साथ डील करोगे। सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसकी पैसे में वैल्यू होती है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और जिसकी पैसे में वैल्यू नहीं होती है ना, वो क्या कहलाएगा सर? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। उसको बुनियादी तौर पे आप लोग क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है सर। अकाउंटिंग के अंदर आप लोग क्या कहते हो? इवेंट का एक शब्द इस्तेमाल करते हो। इवेंट को बेसिकली हम लोग नॉन मॉनेटरी इवेंट कहते हैं। तो आप लोग क्या कहोगे? इवेंट की जगह आप लोग क्या कह सकते हो सर? ये आपका क्या रहेगा? नॉन मॉनेटरी इवेंट रहेगा। इसके अलावा क्या होता है सर? आपका ट्रांजैक्शन होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है? तो ये क्लियर रहा कि सर आपका इवेंट किसे बोलोगे, तो इवेंट को आपको याद रख लेना है। इसके अलावा मैंने आपको एक शब्द बताया, दैट इज द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसकी अपने पैसे में एक वैल्यू होती है। जैसे अगर आप लोग इन दोनों को क्लासिफाई करना चाहे तो कैसे क्लासिफाई करेंगे? मान लीजिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने फर्म के अंदर 50 इंप्लॉयज को हायर किया है, 10 इंप्लॉयज को फायर किया है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है सर, अगर आपने 50 इंप्लॉयज को हायर किया है, 10 इंप्लॉयज को फायर किया है, तो इसकी अपनी कोई मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं है। दैट्स व्हाई इसको आप लोग क्या बोलोगे? इट्स ए इवेंट ऑफ द बिजनेस। ये क्या हो गया सर? आपके बिजनेस का इवेंट हो गया है। लेकिन अगर आप लोग कहते हो मैंने जैसे इन्वेंट्री खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, या मैंने सैलरी पे किया है, तो ये कुछ ऐसे इवेंट है जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है उनको आप लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कह देते हो, और बेसिकली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी कह देते हो। तो जो आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा ना, वो फिनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली हमारी किस में मदद करने वाला है? 3 चीजों में मदद करेगा। एक तो आपको किस चीज का क्लैरिटी मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम यहां पे एक शब्द में अगर आप लोग डिफाइन करना चाहे ना कि हमें फिनेंशियल अकाउंटिंग करना क्यों है, तो सर हमें करना है बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार। क्या करना है सर? हमें बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना है। समझ में आया? तो हम लोग क्या कहेंगे सर? हमें क्या तैयार करना है? फिनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना है। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है आपको मोटा मोटा समझ लेना है। जब भी अकाउंटिंग के अंदर मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूंगा तो हमें 3 चीजों पर काम करना है। 3 चीजों का मतलब सर, सबसे पहले हम लोग यहां पे बुनियादी तौर पे डील करने वाले हैं सर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ, जिसको आप लोग P&L अकाउंट के नाम से जानते हो। तो यहां पे आपका क्या हो गया? सबसे पहले आपको क्या तैयार करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आपको तैयार करना पड़ेगा सर आपके बिजनेस का बैलेंस शीट। समझ में आया? तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका एक बैलेंस शीट होएगा। इसके अलावा तीसरा आप लोग क्या कहेंगे? यहां पर आप लोग तीसरे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपको याद रखना है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका एक क्या हो जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब भी आपको क्या करना है? फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट आपका काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बिहाफ पे न केवल आपके इंटरनल यूजर बल्कि एक्सटर्नल यूजर बुनियादी तौर पे डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं बिजनेस के अंदर, अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन किस बिहाफ पे लेगा सर? फिनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा के बिहाफ पे लेगा। और फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बुनियादी तौर पे हम लोग 3 चीजों पर बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है और कितना लॉस में चल रहा है, ठीक है?
अब दूसरा क्या होता है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी के साथ डील करते हैं। अब एसेट्स और लायबिलिटी आपका दिखाता है कि सर आपकी बिजनेस का पोजीशन स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एग्जैक्टली कैश का इनफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो कितना हुआ है, और एग्जैक्टली हमारे बिजनेस के अंदर हमारी लिक्विडेशन ऑफ द कैश का पोजीशन क्या है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा फंडा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जब जब आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे ना, तो हमें 3 डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, सर आपकी इनकम स्टेटमेंट की तरह काम करेगा। एक तो मुद्दा आपको ये समझना है, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस शीट की मैंने बताई, आपका बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटी को दिखाएगा। कुल मिलाकर के बैलेंस शीट से ये अंदाजा लगता है आपके बिजनेस का पोजीशन क्या है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, इसको किस नाम से जानोगे, सर ये आपका पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका लिक्विडेशन की बात करता है, ठीक है। आपका किसकी बात करता है, लिक्विडेशन की। कुल मिलाकर के कैश का इनफ्लो कितना हुआ है, कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है, वो बेसिकली कहां से पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। और ये तीनों चीजें मिलकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो वहां पर हमारी कौन मदद करने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मदद करने वाला है, ठीक है। तो आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें ये जानना है कि हमारा बिजनेस कैसा है, प्रॉफिट के अंदर है कि लॉस के अंदर है, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटी का जानकारी चाहिए, अगर आप अपने बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट जानना चाहते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को जानना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहां पे फ्रॉड से बचना चाहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के किसी भी बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, चाहे छोटा बिजनेस हो और स्पेसिफिकली अगर आपका बड़ा बिजनेस है, तो वहां पर हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रोल प्ले करता है। तो मैं आपको बता रहा था, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका क्या रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग। क्या होता है, ये आपका ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होता है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद इट्स यूजर। किसके साथ, तो आपको बेसिकली अपने यूजर्स के साथ क्या करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन का मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। एक शब्द होता है जिसको आप लोग इवेंट बोलते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द और मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा जिसको आप लोग यहाँ पर बिजनेस के अंदर क्या कहने वाले हो, सर कैपिटल कहने वाले हो। तो प्लीज इसको भी मेक श्योर कीजिएगा, कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, कैपिटल का मतलब या तो वो मनी, वो पैसा जो आपने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लगाया, या फिर आप लोग कह सकते हो अगर पैसा नहीं लगाया तो कोई ना कोई आपने एसेट इंट्रोड्यूस किया होगा, ठीक है। वो क्या कहलाता है सर, आपका कैपिटल कहलाता है। कैपिटल का मतलब होता है टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस, या फिर यहाँ पे एसेट्स की भी आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे सर, यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे सर, आप लोग मनी की बात कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग बेसिकली एसेट्स की बात कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग बेसिकली स्टॉक की बात कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपने बेसिकली टोटल मनी इंट्रोड्यूस की है, आपने क्या किया है, इनको इंट्रोड्यूस किया है, क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है टू स्टार्ट ए बिजनेस। आपने क्या करने के लिए, आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर इनमें से कोई भी चीज को अगर आपने इंट्रोड्यूस किया है तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। हालांकि मैं जानता हूं आप सभी ये चीजें जानते होंगे, लेकिन जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए आप लोग ये मान के चल सकते हैं, या जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आने वाले वक्त में मैं जब भी इन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूं तो आप लोग समझ जाएं। आपको इस चीज का क्लैरिटी होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, समझ में आया। तो ये आपकी कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको गो थ्रो करना है, और मेरा ऐसा मानना है अभी जो मैंने 5-10 मिनट अपना इन्वेस्ट किया है आपको अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझाने में, वो बेसिकली जस्टिफाई किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा सर अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जैक्टली जरूरी क्यों है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। अब कुछ
कुछ कुछ और भी बातें हैं जिन पर हम लोग जिक्र करेंगे। ये आपको ध्यान देना है कि यहां पर अगर आप लोग की पॉइंट्स की बात करते हैं, की पॉइंट्स बोले तो फीचर्स आप लोग कह सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप लोग कौन सी ट्रांजैक्शन की बात करते हो? सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करते हो। अभी अभी मैंने क्लियर कर दिया सर किसकी बात करोगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करोगे। अब यहां पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अलावा फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप लोग जो भी रिकॉर्डिंग करोगे ना, जो भी अकाउंटिंग करोगे, उस अकाउंटिंग को बेसिकली आप लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके करोगे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हर एक इवेंट जो भी घटना होएगा ना, उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक क्रेडिट एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट एस्पेक्ट होगा। अभी थोड़ी देर में हम उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट एस्पेक्ट होता है, तो ये आपको याद रखना है। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फॉलो करते हैं। अब इस पे इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग हर एक कंपनी को करना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे चॉइस नहीं होती है, वॉलंटरी नहीं होता है, ये मैंडेटरी होता है। और इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड होता है, जो आपका फिनेंशियल ईयर है, फ्रॉम द 1 अप्रैल टू द 31 मार्च की अगर आप लोग बात करते हो, तो ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। और फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जिनको आप लोग गैप के नाम से जानते हो, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है इसका फुल फॉर्म। इसके अलावा आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं अलोंग विद IND, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कहेंगे सर, जब भी आप लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, तो ये आपका बेसिकली गैप के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ। इसके अलावा आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी हमारे पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको आप लोग IND-AS के नाम से जानते हो। AS आपका स्टैंड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो फिक्स रूल्स एंड नीति नियम सिद्धांत होंगे, जिनके बिहाफ पे हर एक कंपनी को अपने अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान दीजिएगा सर, अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग की, तो ये बेसिकली आपका हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को फोकस करता है। हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कोई भी इवेंट जो हो चुका है, समझ में है, हम लोग भविष्य की बात नहीं करेंगे। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बुनियादी तौर पे हम लोग कुछ कुछ बेसिकली आपका प्लानिंग के साथ काम करते हैं, भविष्य के ऊपर काम करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर तो हम लोग 101% फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री, पास्ट के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं। और बुनियादी तौर पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पास्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स व्हाई आप लोग इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे आप लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेसिकली फोकस में रख के चलते हैं। और इसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू? मैंने बताया सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी। अलोंग विद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही किसी भी डिसीजन पर पहुंचा जाता है, चाहे वो आपका इंटरनल मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा हो, चाहे वो आपका बेसिकली आप लोग कह सकते हो एक्सटर्नल यूजर हो, कोई भी हो, ठीक है ना। वो आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर थोड़ा सा बैठा लेना। तो अभी तक हमने क्या किया सर? हमने कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं की हैं। एक तो अकाउंटिंग को समझा है, अकाउंटेंसी को समझा है, टाइप ऑफ द या ब्रांचेज ऑफ द अकाउंटिंग पढ़ा, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, ठीक है। अब ये आप ध्यान रखिएगा, हमने फिनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिकोड किया, इसके कुछ की फीचर्स को समझा, और कुछ कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी है। तो यहाँ पे प्लीज नोट कर लीजिएगा। नोट करने वाली बात है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। सर स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा? सबसे पहले आपके जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके अलावा आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। अलोंग विद यहाँ पे आप लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है सर, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो आपका मैंडेटरी होता है। क्या होता है सर? आपका मैंडेटरी होता है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हो तो मैंडेटरी नहीं होता, वो वॉलंटरी होता है। मैनेजमेंट को अगर उसकी जरूरत पड़े तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग करा सकता है, नहीं तो नहीं करा सकता है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको समझने में मदद करेंगी सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को और थोड़ा डिटेल में जाकर के अगर आपको समझना है ना, तो हम इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर अकाउंटिंग के फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इस अकाउंटिंग के बेसिकली बुनियादी तौर पे हम लोग आपके स्कोप को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके क्या पढ़ने वाले हैं सर? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर कैसा होता है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नेचर का मतलब आपको बताना है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स क्या है, समझ में आया? यानी कि जब भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर नेचर की बात आएगी तो आप लोग क्या कहेंगे सर? हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या कहेंगे सर? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दूसरा क्या कहेंगे सर? हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इनका एक बेसिकली आप लोग इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सबका अपना एक बेसिक मीनिंग रहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, जो जो बातें मैं अभी आपको समझाने वाला हूं प्लीज गौर फरमाइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि सर अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसका नेचर कैसा होता है? हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। हिस्टोरिकल इन नेचर माने यहां पे हम लोग पास्ट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, समझ में आया? तो यहां पे लिखा हुआ है हम लोग केवल कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? पास्ट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स व्हाई इसका नेचर कैसा होता है? हिस्टोरिकल नेचर होता है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बताया यहां पे आपका इवेंट होता है और इवेंट की दो तरीके की वैल्यूज होती है, हमने पढ़ा ना, इवेंट की दो तरीके की वैल्यू है। इवेंट का या तो बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू होगा, जैसे आप लोग क्या कहेंगे सर? आप लोग कहेंगे आपका या तो उसका क्या होगा? मॉनेटरी वैल्यू होगा, या फिर दूसरा क्या हो सकता है सर? उसका नॉन मॉनेटरी वैल्यू होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका एक नॉन मॉनेटरी वैल्यू होता है, एक आपका मॉनेटरी वैल्यू होता है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें किसको रिकॉर्ड करना है? हमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सर किसके अंदर आप लोग बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें केवल क्या रिकॉर्ड करना होता है सर? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, हम लोग किसको रिकॉर्ड करते हैं? केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग यहां पर क्वालिटी, जो आपका ध्यान दीजिएगा, यहां से एक शब्द मैं आपको देता हूं। ठीक है, एक होता है आपका क्वालिटी, क्या कहते हो? आपका क्वालिटेटिव। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों का एक हो जाएगा क्वालिटेटिव, एक हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा? आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो अब आपको ध्यान क्या देना है सर? आपको ध्यान ये देना है जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ना, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इग्नोर किया जाता है। क्वालिटी के ऊपर काम नहीं किया जाता है, क्योंकि क्वालिटी का अमूमन फाइनेंशियल मेजरमेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई। लेकिन अगर आप लोग क्वांटिटी की बात करते हैं ना, क्वांटिटी इन द केस ऑफ द मॉनेटरी टर्म, ठीक है ना, ये भी मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं जिसको आप लोग क्या करें? मॉनेटरी, तो उसको यहां पे क्या किया जाता है? एम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सर तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? यहां पे ध्यान दीजिएगा, इट्स ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। अभी अभी बताया ना, सबसे पहले आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई कि ये आपका इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हमें उसको मेजर करना पड़ेगा। माने आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको मेजर करेंगे। ठीक है, फिर हमें उसको एग्जैक्टली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उसके अकाउंट्स के हिसाब से उसको क्लासिफाई करके, समराइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके लास्ट में हमें क्या करना होता है? उसको कम्युनिकेट करना होता है। तो इसका मतलब ये आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जहां पे कुछ बुनियादी स्टेप्स होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आप लोग बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसा होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसके ऊपर बेस्ड होता है सर? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। मैंने अभी भी आपको बताया, या तो आप लोग जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, या फिर आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस में आप लोग क्या कह सकते हो? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने बताया सर, ये जो आपका बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मैंडेटरी होता है, अकाउंटिंग मैंडेटरी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल है। इसका मतलब क्या है? ये आपका बेस्ड होता है वेरीफाइबल एविडेंस के ऊपर। माने आपने अगर कुछ भी रिकॉर्ड किया है ना, तो उसका वेरीफाई एविडेंस होना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन है, जैसे उसका मान लीजिए इनवॉइस हो गया,
जैसे मान लीजिए वाउचर हो गया, जैसे मान लीजिए रिसिप्ट हो गया, ये कुछ ऐसे एविडेंस है। तो कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हो ये ऑब्जेक्टिव और क्या रहता है, रिलायबल रहता है। इसके अलावा हमने बताया सर आप लोग यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, माने हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पर लेकर चलते हैं, ठीक है। अब एक इसका आखिरी एक पॉइंट रहेगा, दैट इज द पीरियोडिक रिपोर्टिंग। पीरियोडिक रिपोर्टिंग का मतलब हमें जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड में हमें इसको प्रिपेयर करना होता है। इसका जो टाइम पीरियड हम लोग रखते हैं फ्रॉम द 1 अप्रैल टू द 31 मार्च, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होता है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होता है, माने इसका जो इस्तेमाल है ना जर्नली जो आप लोग बात करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर फॉर द मेजरली एक्सटर्नल जो आपके यूजर्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है, हालांकि वहां पे भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा इस पे कहां पे ज्यादा इसमें क्या एम्फसाइज किया जाता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन है आपके एक्सटर्नल यूजर्स को जस्टिफाई करे और वो डिसीजन बना सके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, लोन देना है नहीं देना है, ये सारी चीजें। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। तो मैं आपको बता रहा था अगर आप लोग यहां पर लास्ट फीचर की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो यहां पे ये रहेगा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का मतलब है कि हमारे पास दो तरीके के यूजर्स होते हैं, एक आपके इंटरनल यूजर होते हैं, एक आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है ना, वो एक्सटर्नल यूजर को जस्टिफाई करना रहता है, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे इन्वेस्टर हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये तमाम लोग कहां पर आते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं। दैट्स व्हाई इसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं कि सर नेचर ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या फीचर्स क्या होती हैं। सबसे पहला आपका फीचर रहेगा हिस्टोरिकल इन नेचर, उसके बाद यहां पर आप लोग केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई ही करना पड़ेगा, उसके बाद मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, फिर आपको लास्ट में जाके कम्युनिकेट करना होगा, यानी कि यहाँ पे स्टेप्स बनी हुई है। अगला रहेगा ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल होता है। इसके अलावा यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, पीरियोडिक रिपोर्टिंग इसको कहते हो, और इसके अलावा ये आपका एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होता है। तो दीज आर द वेरी फ्यू जिनको आप लोग नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल सकते हो, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स आप लोग बोल सकते हो। तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने में आपकी काफी हद तक मदद करने वाले हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, अब हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे सर स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के। अब आपको ध्यान देना है स्कोप का क्या मतलब होता है। स्कोप का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, माने आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एरिया के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसको आप लोग क्या बोलोगे, स्कोप बोलोगे। तो कुल मिलाकर के आप लोग कहोगे स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेफर करता है उन तमाम एक्टिविटीज को जो बेसिकली उन एरियाज को जो आपका बेसिकली कवर होता है किसके अंदर, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। समझ में आए? तो अकाउंटिंग प्रोसेस के स्कोप की अगर आप लोग बात करोगे तो आप लोग कहोगे वो तमाम एक्टिविटीज और तमाम एरियाज जिनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर कवर किया जा सकता है वो क्या कहलाता है सर, आपके स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग कहलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करके एनालाइज करना, ठीक है, यानी कि 2 2 4 और 1 5, एनालाइज समराइज करके एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और लास्ट में जाके कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करना है? मैंने अभी अभी आपको बताया था सर, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप लोग क्या कहते हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अब ये सारे ऐसी चीजें हैं जो किसके अंडर आती हैं सर, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस के अंडर आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई की बात करेंगे। आइडेंटिफाई के बाद आपको मेजर करना है, आइडेंटिफाई और मेजर के बाद आपको क्या करना है सर, रिकॉर्डिंग करना है। तो आप लोग क्या कहेंगे, इसकी बेसिकली स्कोप के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन आ जाता है। इसका मतलब आप लोग क्या करने वाले हैं, आपके पास जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा ना उसको आप लोग बेसिकली
जर्नल के अंदर या फिर उसकी जो भी सब्सिडरी बुक्स हैं उनके अंदर आप लोग क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब एक बार आपकी बेसिकली जो एंट्री है वो जर्नल के अंदर चली जाती है, उसके बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लासिफाई करना होता है, यानी कि नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन करना होता है। कुल मिलाकर के आप लोग जर्नल एंट्री को पोस्ट कर देते हो किसके अंदर, लेजर अकाउंट के अंदर। और इसके बाद आप लोग क्या करते हो सर, समराइजेशन करते हो, यानी कि सबसे पहले आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फाइनल अकाउंट तैयार करते हो, यहाँ पे आप लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। कुल मिलाकर के फिनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिजनेस का तैयार होता है समराइजेशन के अंदर। इसके अलावा इसी के बिहाफ पे आप लोग क्या करते हो सर, आपके बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसका मेजरमेंट किया जाता है। इसके अलावा आपके एसेट्स और लायबिलिटी के बिहा पे आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बिहा पे उसको एक तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। और इन तमाम चीजों के बिहा पे आप लोग क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग के अंदर सपोर्ट करते हो। लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपके लीगल एंड टैक्स कंप्लायंसेस में आपकी काफी हद तक मदद करती है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कहोगे, एक लाइन के अंदर अगर आप लोग डिफाइन करना चाहो तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आइडेंटिफाई करके, मेजर करके, रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट जब करते हो ना, तो उसके बिहा पे आपका क्या तैयार होता है सर, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। क्या होता है सर, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। और मैंने क्लियर कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप लोग बैलेंस शीट की बात करते हो, जो पोजीशन स्टेटमेंट होता है, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हो, जो इनकम स्टेटमेंट होता है, बल्कि यहां पे आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी बात करते हैं, जहां पे आप लोग कैश का एक फाइनली आउटपुट लेकर के चलते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन यहां पे है, इसके बिहा पे ये आपका बेसिकली मदद करता है किसके अंदर, मान लीजिए डिसीजन मेकिंग के अंदर। किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। जैसे मान लीजिए इस बार आपकी कंपनी ने ना आपका बेसिकली 5 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और आपके जो बिजनेस की, आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की जो डिमांड है एक और ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर है, और वहां पे कंपटीशन भी जीरो है, और आपको टोटल 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये चीज आपकी कहीं किसी हद तक मदद करेगी यहाँ पे डिसीजन बनाने में, कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 करोड़ का हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई सारी चीजें, और आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 2 करोड़ करना है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि डिसीजन मेकिंग में आपकी कौन मदद करेगा, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग मदद करेगा। तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट जिनको आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बल्कि आपकी पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग के बिहा पे भी आप लोग इन चीजों को एक बार थोड़ा सा समझ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें अगर आपको क्लियर हो गई है, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग अगर आपको समझ में आ गया, अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं AIS को। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हो आप इसको, AIS। ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। AIS का मतलब होता है अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या होता है, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अच्छा, इससे पहले मैं छोटी सी जानकारी और आप सभी के साथ साझा कर देता हूं। एक सवाल कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, और आप सभी ने भी पढ़ा होगा। देखिए, ये जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, या अकाउंटिंग है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हो, तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका साइंस है या नहीं है, एक तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा सर, आपका आर्ट है कि नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों चीजों पर आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना, ध्यान से समझिएगा। आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, साइंस है या नहीं है, इसके अलावा आपका आर्ट है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, या दोनों है या इनमें से एक है। इस तरीके के सवाल भी अक्सर यूनिवर्सिटी आपसे पूछ लेता है। तो सबसे पहले समझना है, साइंस आप लोग किसे बोलोगे, जहां पे कुछ आपके बेसिकली स्टैंडर्ड सेट किए गए हो, जहां पे कुछ प्रिंसिपल्स हो, जहां पे कुछ नीति नियम सिद्धांत की बात हो, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हो। जहां पे आपको एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज देखने को मिले। तो अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना, स्टैंडर्ड आए ना, प्रिंसिपल्स भी हमारे पास जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जहां पे प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स की बात होगी, और यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक स्टडी करना होता है, डेट्स आप लोग क्या कहेंगे, अकाउंटिंग अपने आप में साइंस है। अब बात करते हैं आर्ट्स की। तो आर्ट्स का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको एक नॉलेज, जैसे आपका अकाउंटिंग एज ए साइंस आपने पढ़ा, ठीक है, तो आपको एक नॉलेज हो गया है। उस नॉलेज का करेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको स्किल की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, टैलेंट की जरूरत होती है। अगर जहां पर आपको एक करेक्ट इंप्लीमेंटेशन करना हो, और वहां पे अगर आपको स्किल्स वगैरह की जरूरत होती है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, आर्ट बोलोगे। जैसे अगर आपको गाना गाना है, जैसे अगर आप
लोग यहाँ पे शुरू की बात करते हैं तो करीब करीब लोगों को यहाँ पे जानकारी होती है, लेकिन हर कोई थोड़ी ना गाना गा सकता है, उसको कैसे साधना है उसका अपना एक स्किल होता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो कि सर अकाउंटिंग की बात करोगे तो अकाउंटिंग साइंस भी होता है एज वेल एज द आर्ट भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर आपके अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि ये आपका बेसिकली डिफाइन करता है सिस्टम दैट कलेक्ट्स, रिकॉर्ड्स, प्रोसेस एंड स्टोर एंड द कम्युनिकेट। समझ में आया? क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसके लिए, अपने यूजर्स के लिए, ताकि वो इफेक्टिव प्लानिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके और कंट्रोल कर सके। समझ में आया? तो यानी कि जहां पर भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन का एक सिस्टम देखने को मिलता है, सिस्टम ऑफ द कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और कम्युनिकेटिंग, ताकि यहां पे यूजर्स इफेक्टिव प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल कर सके, उसे आप लोग क्या कहोगे, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहां पे आपका एक सिस्टम बन जाता है इंफॉर्मेशन के लिए, दैट्स व्हाई आप इसको क्या कहते हो, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये कन्वर्ट करता है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बिजनेस ट्रांजैक्शन को यहां पे इनपुट मानते हैं। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट करता है, यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किस में कन्वर्ट करता है, यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, जिसको आप लोग क्या कहते हो, आउटपुट कहते हो, थ्रू ए सिस्टमैटिक अकाउंटिंग प्रोसेस। किसका इस्तेमाल करके, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके। तो दिस इज वेरी बेसिक डेफिनेशन, जिसको आपको एक बार डेफिनेटली गो थ्रू करना है ताकि आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से लिख सके। ठीक है, अब बात करते हैं सर, यहाँ पे आपका एक इनपुट शब्द आया है, इसके अलावा आपका एक आउटपुट शब्द आया है। अब इसके अलावा क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है तो काफी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। इनपुट के अंदर आपको क्या करना होता है, फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करना होता है, इनपुट हो गया। अब ये जो आपका बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट से आता है, जैसे इनवॉइस हो गया, बिल्स हो गए या फिर वाउचर हो गया, अब इसी तरीके से रिसिप्ट हो गया और बैंक स्टेटमेंट हो गया। तो यहां से आपको इन तमाम सोर्सेज से फाइनेंशियल डेटा को क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा। और ये जो कलेक्शन है ये कहां पर आएगा सर, इनपुट की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब इस इनपुट को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस का मतलब क्या है, आपको इन तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है जर्नल्स के अंदर। ठीक है ना, अब क्या करना होता है, फिर पोस्टिंग करनी होती है लेजर के अंदर। ठीक है, अब इसके भी यहाँ पे आप लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। इसके अलावा लास्ट में जाके आप लोग एडजस्ट करते हैं जो भी आपकी क्लोजिंग एंट्रीज है। ठीक है, तो ये सर आपका पूरा प्रोसेस हो गया सर, जर्नल में जाएगा, लेजर में जाएगा, ट्रायल बैलेंस होगा। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा सर, कंप्लीट। इसको आप लोग क्या बोल देंगे सर, ये क्या है, आपका कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, अब इसके अलावा एक स्टोरेज करके स्टेप रहेगा, यानी कि आपको क्या करना है, मेंटेन करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बुक्स के अंदर या फिर जो भी आपका कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है। ठीक है, अब ये इंश्योर करे कि डेटा सिक्योरिटी एंड आपका रिट्रीवल। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आपको इस डेटा को स्टोर करना है, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ रखना है। आउटपुट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब यहां से आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है यूजर्स के लिए, लास्ट में जाके आपका क्या होता है, फीडबैक होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड की बात करते हो, AIS की बात करते हो, तो कुल मिलाकर के इनपुट रहेगा, प्रोसेसिंग रहेगा, स्टोरेज रहेगा, आउटपुट रहेगा और लास्ट में जाके क्या बनेगा, आपका फीडबैक बनेगा। तो ये आपका बेसिक सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसको जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस ये इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, तो पर एक बार आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अभी तक आपको सेशन पसंद आया होगा, चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। सेशन अगर अभी तक पसंद आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं, आपके कॉलेज का नाम क्या है और ये वाला सब्जेक्ट क्या एग्जैक्टली आपको फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऑफर किया जाता है या किसी और सेमेस्टर के अंदर ऑफर किया जाता है। साथ साथ हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीकॉम कॉर्नर को एज वेल एज द कॉम एक्सपर्ट को। दोनों के ऊपर आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कुछ सब्जेक्ट आपको जैसे बीकॉम कॉर्नर के ऊपर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस लेके आने वाला हूं, इसी तरीके से कॉम एक्सपर्ट के ऊपर आपकी ऑलरेडी बिजनेस लॉ से जुड़ी हुई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है अभी तक और मैं आपका
पहला चैप्टर भी यहाँ पे बिजनेस लॉ से जुड़ा हुआ अपलोड कर चुका हूं। बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से जुड़ी हुई क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो मेक श्योर करके चैनल को, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सके। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं सर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैं बार बार कह रहा था ना कि यहाँ पे एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होता है, इंटरनल रिपोर्टिंग होता है। तो अब आपको समझना है सर यहाँ पे यूजर्स कौन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन करा देता हूं। सर यूजर्स के अंदर कौन कौन आ सकते हैं, इस बात पर आपको जरा गौर तलब करना है। सर यूजर्स के अंदर ना कोई भी आपके इंडिविजुअल आ सकते हैं। काफी लोगों को लगता है कि यहाँ पे केवल क्या रहेंगे सर, आपके इंडिविजुअल के अलावा और कोई नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा इंडिविजुअल्स आ सकते हैं। इंडिविजुअल्स के अलावा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ सकती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। अलोंग विद जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक वगैरह जो भी आप लोग कहेंगे ना, वो तमाम लोग क्या हो सकते हैं, यूजर हो सकते हैं। एनीबॉडी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करता है, आपकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, क्या करता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन, और यहां पे हम लोग किस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को यूज करता है, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है, ये आपको याद रखना है। क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है, इस इंफॉर्मेशन को वापरता है, वो क्या कहलाएगा सर, आपका यूजर कहलाएगा। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। यूजर कैन बी इंडिविजुअल, यूजर कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, यूजर कैन बी इंस्टीट्यूशन। क्या हो सकता है आपका यूजर, आपका कोई भी हो सकता है। बस ध्यान रखना जिसने भी आपकी इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है सर, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो भी पर्सन यूज करता है ना, वो क्या कहलाता है, यूजर कहलाता है। ठीक है, यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। यूजर्स की अगर आप लोग बात करते हो तो यूजर्स का मतलब आपका इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो बेसिकली आपका क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, या तो डिसीजन मेकिंग करेगा, यानी कि आपका डिसीजन मेकिंग करेगा। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, इसका इस्तेमाल करके क्या हो सकता है, केवल डिसीजन बन सकता है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, अब ये जो डिसीजन लिया जाता है ना, ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से डिसीजन लिया जाता है, बल्कि बिजनेस के साथ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से भी ये डिसीजन लिए जा सकते हैं। यानी कि ये आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसीजन लिए जा सकते हैं, और ये बेसिकली आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो ऐसे जो लोग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, बिजनेस या इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करते हैं इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो वो आपके यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो यूजर है ना, दो तरीके के होते हैं, एक आपका इंटरनल यूजर होता है, एक आपका एक्सटर्नल यूजर होता है। ठीक है, अब आप सभी ने पढ़ा हुआ है सर, अगर आप लोग इंटरनल यूजर की बात करते हैं तो इंटरनल यूजर वो यूजर होते हैं जो डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन रखते हैं, यानी कि क्या होते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। और एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपके इनडायरेक्टली एसोसिएटेड रहेंगे, और ये क्या रहेंगे सर, आपके डायरेक्टली एसोसिएटेड रहेंगे। याद हो जाएगा। अब डायरेक्टली एसोसिएटेड का मतलब, जैसे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपके ओनर हो गए, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर हो गए, आपके इंप्लॉइज हो गए, इनका डायरेक्ट संबंध आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। लेकिन अगर आप लोग जैसे इन्वेस्टर की बात करते हो तो इन्वेस्टर का आपके इन्वेस्टमेंट से पहले कोई संबंध नहीं होता है। जैसे अगर आप लोग बैंक्स की बात करते हो, ठीक है, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो आपके इनडायरेक्ट एसोसिएशन में रहते हैं। दैट्स व्हाई इनको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट एसोसिएट्स। और ये आपके अगर आपकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वापरते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल यूजर कहलाएंगे। ठीक है, अब लिस्ट आपको याद रखनी है इंटरनल यूजर की और एक्सटर्नल यूजर की। सबसे पहले इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल बेसिकली वो प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में और डिसीजन मेकिंग में करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो आपके इंटरनल
यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स के अंदर मैनेजमेंट आ जाता है, आपके ओनर्स या तो शेयर होल्डर आ जाते हैं और इंप्लॉयज आ जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या, जैसे मैनेजमेंट को किस पर्पज के लिए इंफॉर्मेशन को यूज करना, मान लीजिए प्लानिंग करना है, बजटिंग करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है बिजनेस ऑपरेशन को। ठीक है, तो तमाम चीजें वो इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे करेगा और वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से आएगा। तो ये मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन को यूज किया, वापरा इस्तेमाल किया, दैट्स व्हाई ये क्या होगा सर, इंटरनल यूजर होगा। ओनर्स और शेयर होल्डर बेसिकली जैसे प्रॉफिटेबिलिटी को अगर उनको एसेस करना है, फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को जानना है, तो वो भी अपनी इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये भी आपके इंटरनल यूजर होंगे। एम्प्लॉयज के केस में अगर वो अपनी जॉब सिक्योरिटी को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, सैलरी को प्रोस्पेक्टिव बोनसेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कैरियर ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वो आप कहां पे आते हैं, वो आपके इंटरनल यूजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स होते हैं। इसके अलावा आपका क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर होता है। एक्सटर्नल यूजर वो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बेसिकली कहां से आते हैं सर, आउटसाइड द बिजनेस होते हैं, जो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होते हैं। यहाँ पे आपके इन्वेस्टर आ जाते हैं कि आपके बेसिकली बिजनेस के अंदर बेसिकली उनको इन्वेस्ट करना है, होल्ड करना है या अपने शेयर्स को सेल करना। ठीक है, जैसे क्रेडिटर आ गए या लेंडर्स आ गए, जैसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, सप्लायर आ गया, आपके कस्टमर भी एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट आ गई, टैक्स अथॉरिटीज आ गई, इसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ गई, इसके बाद आपके रिसर्चर एंड जितने भी एनालिस्ट है वो आ गए, इसके अलावा आपके जर्नल पब्लिक आ गई। ये तमाम लोग कहां पर आते हैं सर, ये एक्सटर्नल यूजर की कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये भी आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, दीज आर द एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं सर, आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं। प्लीज इनको एक बार पढ़ लेना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है ताकि एक एक चीज को आप लोग अच्छे से डिकोड कर सके। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें हैं जिनको हमने पढ़ा आज की क्लास के अंदर। ये पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्शन क्लास आप सभी के लिए कारगर साबित रही होगी, चीजें आपको समझ में आई होगी। अगेन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ली मैं तसोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।